तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। राज्यों में ऑक्सीजन और दवाओं के वितरण पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का किया गठन। महामारी के असम में जेलों की भीड़ पर बोला सुप्रीम कोर्ट 7 साल से कम सजा वाले आरोपियों को छोड़ा जाए। डीसीजीआई ने डीआरडीओ की महामारी की दवा को दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। पानी में घोलकर पिलाई जाएगी ये दवाई। 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज के इस्तेमाल को मिली मंजूरी। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा सरकारी तंत्र जान बचाने की बजाय इलाज की कमी से जा रही है लोगों की जान। लहर के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बंगाल विधानसभा में केंद्र पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले 6 महीने में कुछ काम नहीं किया। मंत्री पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के इरादे से रोजाना बंगाल आए। ममता ने कहा कि सभी का टीकाकरण केंद्र की प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन वो नए संसद भवन प्रधानमंत्री के आवास पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि बंगाल के साथ इतना भेदभाव क्यों। नई सरकार के शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर केंद्रीय टीम बंगाल भेजी जाती है। दरअसल बीजेपी जनता के जनादेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। ममता ने कहा कि बीजेपी राज्य की स्थिति खराब करने के लिए फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैला रही है। इसके साथ ही ममता ने मुफ्त टीकाकरण की भी मांग की। राज्य विधानसभा में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए 30,000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं। पूरे देश पे एक वैक्सीन कार्यक्रम होना चाहिए। सभी का टीकाकरण केंद्र की प्राथमिकता होना चाहिए। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें सुधार की आवश्यकता है। बंगाल में एक रीढ़ है और ये कभी नहीं झुकती। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल पर कब्जा करने के लिए सभी केंद्रीय मंत्री यहाँ उतारे गए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने विमानों और होटलों का कितने करोड़ रुपए खर्च किए। यहाँ पानी की तरह बह रहा था पैसा। युवा पीढ़ी ने हमें वोट दिया, ये हमारे लिए नई सुबह है। टीएमसी को जनादेश के साथ सत्ता में वापस चुना गया है। ये एक चमत्कार और ऐतिहासिक है। इसकी वजह बंगाल की जनता और महिलाएं हैं। देश में एक तरफ महामारी फैली है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 10 मई को सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में संक्रमण को लेकर पैदा हुए हालात पर चर्चा की जाएगी। सोनिया गांधी कई बार बोल चुकी हैं कि मोदी सरकार संक्रमण को रोकने में फेल साबित हुई है। वो पीएम मोदी पर तमाम चेतावनियों को अनदेखा करने का आरोप लगा चुकी हैं। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलाने की सलाह दी थी, लेकिन अभी तक पीएम मोदी ने इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से तो बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के प्रमुखों से बातचीत नहीं कर रहे। इसे लेकर सीडब्ल्यूसी में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर भी पार्टी चर्चा कर सकती है। विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु छोड़ कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में खराब रहा है। यही वजह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस पार्टी अब साल 2022 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार कर सकती है। साल 2022 की शुरुआत में यूपी में विधानसभा चुनाव भी होना है। हाल ही में यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, उससे विपक्षियों को 2022 में उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। हालांकि यूपी पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भी राहत देने वाला रहा है, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और अब पार्टी ने 2022 के लिए अभी से जमीन तैयार करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यूपी के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक में कोई मास्टर प्लान तैयार किया जा। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच हर तरफ हाहाकार है, तो वहीं विशेषज्ञ अब तीसरी लहर के बारे में चेता रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि चेतने को तैयार ही नहीं है। मोदी सरकार महामारी से बचाव के लिए लगने वाली वैक्सीन सब तक कैसे पहुंचे, कैसे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा हो, इस ओर ध्यान न देकर कमी करने में जुटी है। दरअसल सरकार ने विदेशों से आने वाली वैक्सीन पर तो जीएसटी हटा दी है, लेकिन देश के अंदर ही वैक्सीन की खरीद पर अब भी जीएसटी ली जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन पर 5% जीएसटी लिया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की 1 डोज राज्यों को 300 रुपए और भारत बायोटेक कोवैक्सीन को 1 डोज 400 रुपए में दे रही है। इसके ऊपर 5% जीएसटी अलग से लग रहा है। इसके बाद राज्यों को कोविशील्ड की 1 डोज 315 रुपए और कोवैक्सीन की 1 डोज 420 रुपए में पड़ रही है। इससे राज्यों पर अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा है। इसीलिए कई राज्य वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी में छूट की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार को दोनों ही वैक्सीन का 1 डोज 150 रुपए में मिल रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन की खरीद पर लगने वाले जीएसटी को माफ करने की मांग की थी।
शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर टैक्स वसूलने पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए, #GST। भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी। हालांकि अभी तक स्पुतनिक वी की कीमतें तय नहीं हुई हैं। महामारी के एकमात्र उपाय वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में मारामारी मची है, जहां भारत में 3 टीकों को मंजूरी मिल चुकी है और चौथे टीकों को मंजूरी देने की तैयारी है। जी हां, भारत को महामारी के खिलाफ चौथा उपाय मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। अहमदाबाद स्थित दवा कंपनी जायडस कैडिला इस महीने भारत में अपनी वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी के उपयोग के लिए मंजूरी पाने के लिए आवेदन दे सकती है। कंपनी को भरोसा है कि वैक्सीन को मई में ही मंजूरी मिल जाएगी। कंपनी प्रति महीने 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन के उत्पादन का दावा कर रही है। अब ज़ाइकोवी-डी को अगर मंजूरी मिली तो भारत में महामारी टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल होने वाला चौथा टीका होगा। मेड इन इंडिया कंपनी की योजना वैक्सीन के उत्पादन को प्रतिमाह 3 से 4 करोड़ खुराक तक बढ़ाने की है। इसके लिए 2 अन्य विनिर्माण कंपनियों के साथ पहले ही बातचीत हो चुकी है। डेवलपर्स के मुताबिक वैक्सीन को आदर्श रूप में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच संग्रहित किया जाना चाहिए। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर कमरे के तापमान की स्थिति में भी स्थिर रहता है। इसका डोज लगाना काफी आसान है और इंट्राडर्मल इंजेक्शन के माध्यम से इसे इंजेक्ट किया जा सकता है। यदि ज़ाइकोवी-डी के उपयोग को मंजूरी दी जाती है तो देश में टीकाकरण अभियान में आ रही कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल में जायडस कैडिला ने घोषणा की थी कि उसकी दवा वायरफिन को संक्रमण के हल्के मामलों के उपचार के लिए भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल से उपयोग की मंजूरी मिली है। डेवलपर्स ने ये उम्मीद भी जताई है कि मई के मध्य में हमारी वैक्सीन के प्रभावकारिता के आंकड़े दिखने को मिलेंगे। हम वैक्सीन की अच्छी मात्रा का उत्पादन करने की उम्मीद करते हैं। मई तक कंपनी वैक्सीन की सीमित उपयोग के बारे में नियामकों से बात करने की स्थिति में होगी। अब देखना होगा कि चौथी वैक्सीन आने के बाद देश को महामारी से कब तक आजादी मिलती है। में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके हाथ आएगी सत्ता की कमान? क्या कांग्रेस के बागी बनेंगे सीएम या एक बार फिर सर्बानंद सोनोवाल को पार्टी बनाएगी सुल्तान? ये सवाल तब से सत्ता के गलियारों में उठ रहे हैं जब से असम विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, लेकिन इनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है। आज हाईकमान ने दोनों ही दिग्गजों को दिल्ली बुलाया है। दरअसल मुख्यमंत्री के नाम पर फिर से दिल्ली में जद्दोजहद हो रही है। कहा जा रहा है कि आला कमान को मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के एक और दिग्गज नेता हिमंता बिस्वा शर्मा में से किसी एक नाम पर मुहर लगानी है। दरअसल हाईकमान सीएम के चेहरे को लेकर इसीलिए पसोपेश में है क्योंकि एक तरफ पार्टी के नेता सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं तो कुछ नेताओं ने हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर सहमति जताई है। पार्टी के कई दिग्गजों का मानना है कि शर्मा के नेतृत्व में पार्टी का भविष्य सुनहरा बनेगा। वो 2016 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में आए थे। उस वक्त भी उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन 2016 में जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी ने सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब स्थितियां काफी बदली हैं। शर्मा ने असम ही नहीं समूचे पूर्वोत्तर में अपनी रणनीति से बीजेपी को कई राज्यों में अहम सफलताएं भी दिलवाई हैं। ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री का ताज किसके सर बंधेगा, ये देखने वाली बात होगी। केरल में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा के अंदर खाने के नेताओं में ही विवाद शुरू हो गया है। आमतौर पर किसी राज्य में हार के लिए पार्टी की राज्य इकाई को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन इस बार केरल में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव में इस बार फिर सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जहां सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बड़ी जीत हासिल की, वहीं इस बार भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। पिछली केरल विधानसभा में बीजेपी ने एक सीट जीती थी दक्षिणी केरल से, लेकिन इस बार वो सीट पार्टी ने गंवा दी। चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार मेट्रोमैन ई श्रीधरन और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के सुरेंद्रन दोनों सीटों से चुनाव हार गए। इसे लेकर अब पार्टी के स्थानीय नेता केंद्रीय नेतृत्व पर ही निशाना साध रहे हैं। केरल में पार्टी नेताओं का एक धड़ा संगठन के एक वरिष्ठ नेता के गलत फैसलों और खराब योजना को हार का जिम्मेदार ठहरा रहा है। बताया गया है कि इस वरिष्ठ नेता का केरल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पर गहरा प्रभाव है। इसी हफ्ते की शुरुआत में केरल में हार की समीक्षा के लिए जब भाजपा संगठन महासचिव बीएल संतोष ने जिलाध्यक्षों और अन्य नेताओं की बैठक बुलाई तो इसमें काफी कम लोग हिस्सा लेने पहुंचे। खबर यह है कि इस मीटिंग में पार्टी के 50% स्थानीय नेता भी नहीं पहुंचे। इस बीच अब राज्य में पार्टी नेता केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मीटिंग बुलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो राज्य में विधानसभा चुनाव में हार को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। मुसीबत आती है तब तक अर्थव्यवस्था बेपटरी हो जाती है। हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं
कि लोगों के पास कर्ज चुकाने के पैसे तो दूर, खाने के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। इस बार भी देश ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जहां महामारी की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया है। इसका असर बैंकिंग क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। निजी और सरकारी बैंकों की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में उनके 22% खुदरा कर्ज धारकों ने EMI का भुगतान नहीं किया। ग्राहक अगर 2 और किस्त और डिफॉल्ट करते हैं तो बड़ी मात्रा में कर्ज की राशि NPA में चली जाएगी। बैंकिंग नियमों के मुताबिक 90 दिनों तक EMI न देने पर कर्ज को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। बैंकों की कर्ज वसूली पर इसलिए भी असर पड़ा है क्योंकि दूसरी लहर में कई बैंक कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। साथ ही कई शहरों में पूर्णबंदी की वजह से लोन विभाग का काम ठप हो गया। बैंक अधिकारियों का कहना है कि इस समय अधिकतर बैंक 3.5 से 4% मार्जिन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में 20 से 22% कर्ज डूबने से ब्याज तो जाएगा ही, मूलधन का भी नुकसान होगा और बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी। रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों जारी रिपोर्ट में कहा था कि सितंबर 2021 तक बैंकों का NPA 13% को पार कर सकता है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में इसके 18% पहुंचने का अनुमान है। इन आंकड़ों से साफ है कि एक बार तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर